हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गॉगल गुरु ऑडियो बुक पर। आप सुन रहे हैं टक्कर का आदमी का एपिसोड नंबर 3। देवराज चौहान थके से अंदाज में वहीं दीवार के साथ बैठ गया। उसे अपनी सारी दुनिया अंधेरी अंधेरी सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ लुट गया हो। सुनीता को तो उसने अपना जीवन, अपना सब कुछ मान लिया था। अगर उसी ने दगाबाजी की है तो नहीं, उसके मन के कोने से आवाज आई, वह दगाबाजी नहीं कर सकती। सुनीता उसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। अवश्य ही उसके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, लेकिन यह तो महज उसका विचार था, यकीन तो नहीं। दौलत से ज्यादा उसे इस बात का डर था कि कहीं सुनीता ने वास्तव में दौलत के लालच में उससे दगाबाजी न की हो। एकाएक उसे वह वक्त याद आने लगा जब सुनीता से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। 3.5-4 महीने पहले की बात थी कि कार पर वह राजेंद्र प्लेस के सामने से गुजर रहा था कि चोर चोर पकड़ो चोर। बदहवासी की हालत में 23-24 वर्ष की युवती दोपहर की तपती धूप में भाग रही थी। बदन पर सलवार कमीज थी, गले में दुपट्टा उसके भागने के कारण हवा में पीछे की ओर तेजी से लहरा रहा था। उसके पीछे 5-6 व्यक्ति चिल्लाते हुए दौड़ रहे थे। यह क्रम शुरू हुए कठिनता से 1-1.5 मिनट ही बीता होगा। युवती बहुत ही चुस्ती से भाग रही थी। उनके बीच फासला कम नहीं हो रहा था तो बढ़ भी नहीं रहा था। राह चलता शोर सुनकर ठिठकता और फिर उसकी निगाहें भागती युवती पर जा टिकती। चोर पकड़ो चोर, वह लड़की पकड़ो, उसे पकड़ो। पीछे भागने वाले चिल्ला रहे थे। उनकी सांसें फूलने लगी थी। यही हाल युवती का था। तपती दोपहर में भागना आसान काम नहीं था। पसीने, गर्मी और प्यास ने बुरा हाल कर रखा था। तभी पीछे से आ रही कार के ब्रेक चीखे और भागते व्यक्तियों के करीब कार रुकती चली गई। क्या हुआ? देवराज चौहान ने अपना खूबसूरत चेहरा बाहर निकाला। वह लड़की, एक ने हड़बड़ाकर सामने भाग रही उस लड़की की तरफ इशारा किया। मेरा पर्स छीनकर भाग रही है, उसे पकड़ो प्लीज, पर्स में मेरे 2000 रुपए है। हम भी आपके साथ चलते हैं, दूसरे ने कहते हुए कार का दरवाजा खोलना चाहा, परंतु उसे दरवाजा खोलने का मौका दिए बगैर ही अगले ही पल देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। चंद ही पलों में उसने भागती युवती के समीप कार को रोका और दरवाजा खोलता हुआ चिल्लाया, कार में बैठो जल्दी। युवती ने एक निगाह उस पर डाली। उसके दौड़ने की मुद्रा में फर्क न आया। वह आगे दौड़ती चली गई। उसने पुनः कार आगे बढ़ाई और चीखा, कार में आ जाओ बेवकूफ लड़की, इस तरह कब तक भागती रहोगी? तुम बच नहीं सकोगी। वह लोग तुम्हें पकड़ लेंगे या फिर शोर सुनकर सामने से आता कोई और तुम्हें गिरफ्त में ले लेगा। कम ऑन। युवती ने उस पर निगाह तो मारी, परंतु वैसे ही दौड़ती रही। पागल लड़की, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। इस बार कार चालक देवराज चौहान के स्वर में क्रोध उभर आया। मुझसे डरने की जरूरत नहीं। इन लोगों से बचाकर मैं तुम्हें किसी सुरक्षित जगह उतार दूंगा, नहीं तो कुएं में गिरो। मैं जा रहा हूं। युवती ने भागते भागते पीछे दौड़े आ रहे व्यक्तियों पर निगाह मारी, फिर साथ साथ धीमी गति से चल रही कार का दरवाजा पूरा खोला और भीतर प्रवेश कर गई। इधर युवती ने दरवाजा बंद किया, उधर कार तेजी से भाग निकली। पीछे भाग रहे सारे व्यक्ति हैरानी परेशानी से चीखते चिल्लाते रह गए। लोग तुम्हें चोर कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, कार चलाते हुए उसने मुस्कुराकर हाफ रही युवती को देखकर कहा, क्योंकि तुम्हारी चोरी के पीछे काफी ज्यादा मेहनत रही है। पर्स छीनने की हौसला बुलंदी दिखाना, उसके बाद कड़कती धूप में सुलग रही सड़क पर भागना, जबकि पीछे लोग पकड़ने के लिए भाग रहे हों। कुल मिलाकर मैं इसे तुम्हारी मेहनत की कमाई कहूंगा। युवती ने सांसों को संयत कर उसे देखा। वह लंबा चौड़ा किसी फिल्मी हीरो की माफिक खूबसूरत था। युवती भी कम नहीं थी। तीखे नैन नक्श, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, बदन पर पड़ी कमीज सलवार से तो उसकी सादगी से भरी खूबसूरती कहर ढा रही थी। तुम क्या समझते हो मैं चोर हूं? युवती ने तीखी आवाज में कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। उसने गर्दन हिलाई, फिर पीछे की तरफ इशारा करके बोला, वह लोग कह रहे थे जो तुम्हारे पीछे भाग रहे थे। बकवास कर रहे थे साले। अच्छी भली सड़क पर जा रही थी कि चोर चोर कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। युवती ने पूर्ववत लहजे में मुंह बनाकर कहा, गलती मेरी ही थी कि घबरा कर भाग निकली, जबकि मुझे चाहिए था सैंडल उतार कर सालों की हालत बिगाड़ देती। बिल्कुल बिल्कुल,
उसने गर्दन हिलाई। अगर तुम उनके हाथों में पड़ जाती तो सालों ने तुम्हारी वह गत बनानी थी कि। कहते कहते वह रुक गया। उसकी निगाह पीछे आ रही पुलिस जीप पर जा टिकी, जिसे वह बैक मिरर से देख रहा था। क्षण भर के लिए आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। युवती ने भी उसकी निगाहों का अनुसरण किया, फिर गर्दन घुमाकर पीछे देखने लगी। चेहरे का रंग फक्क पड़ गया। कार तेज चलाओ, युवती सूखे स्वर में कह उठी। यह पेट्रोल कार है। पीसी कार से पीछा छुड़वाना इतना आसान नहीं, जबकि वह सिर्फ 50 गज पीछे हो। वह मुझे पकड़ लेंगे। युवती का चेहरा फक्क था। पर्स कहाँ है? युवती सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसे देखने लगी। अगर बचना चाहती हो तो पर्स मुझे दे दो। बहस करने का वक्त नहीं था। युवती ने अपने कपड़ों में छिपा रखा पर्स निकालकर उसे थमा दिया। अगले ही पल देवराज चौहान ने कार की रफ्तार तेज कर दी। इसके साथ ही पीछे आ रही पीसी कार की गति भी बढ़ गई। वह समझ गया कि पीसी वास्तव में उसकी कार के पीछे है। सामने ही मोड़ था। उसने तेज गति से मोड़ काटा और पलक झपकते ही पर्स बाहर फेंक दिया, जो कि फुटपाथ के पार नाले में जा गिरा। चंद ही क्षणों में पुलिस पेट्रोल कार उनकी कार के आगे आकर उन्हें रुकने का इशारा करने लगी। देवराज चौहान ने कार रोक दी। पुलिस कार में से सब इंस्पेक्टर, 2 पुलिस वाले और युवती के पीछे भागने वालों में से 2 व्यक्ति भी थे। यानी कि जब वह युवती को कार में बिठाकर भागा तो उसी समय पीछे से पुलिस पेट्रोल कार आ रही होगी। नतीजन पीछे भागने वालों में से 2 आदमियों सहित पेट्रोल कार उनके सामने थी। उनमें से एक वही था जिसने देवराज चौहान से कहा था कि युवती मेरा पर्स लेकर भाग रही है। करीब पहुंचते ही वही व्यक्ति चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, इसी लड़की ने मेरा पर्स छीना था। और उसने क्रोध भरी मुद्रा में देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। हमसे पूछकर इस लड़की को कार में पकड़ने गया तो इसे बिठाकर ले भागा। यह इसी का साथी है। दोनों चोर है। युवती का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था, जबकि उसके शब्द सुनते ही देवराज चौहान के चेहरे पर क्रोध उभर आया। उसने कार का दरवाजा खोला और अगले ही पल जोरदार घुसा उस व्यक्ति के चेहरे पर ठोक दिया। वह चीख कर 2 कदम पीछे हो गया। इंस्पेक्टर साहब, इसने आपके सामने मुझ पर हाथ उठाया। हाँ, उठाया है। देवराज चौहान दांत भींचकर सुलगते स्वर में कह उठा, सबके सामने मैंने तुझे मारा है। अपने इंस्पेक्टर साहब से कह दे कि जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ ले। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर सख्ती के भाव आ गए। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत खूब, बहुत अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं आप। देवराज चौहान ने सब इंस्पेक्टर को देखते हुए कड़वे स्वर में कहा, जो शब्द मैंने इससे कहे वह तो आपकी समझ में आ गए, और जो इसने कहा वह आपकी समझ में नहीं आया। इसने क्या कहा है? सब इंस्पेक्टर उसी मुद्रा में बोला, इस कमीने ने मेरी होने वाली बीवी को चोर, मुझे इसका साथी कहा है, जबकि मैं इज्जतदार शरीफ शहरी हूं। मैं इस 2 टके के इंसान को 10 बार भी खरीद लूं तो भी मेरी दौलत में कोई कमी नहीं आएगी। यह मुझे चोर कह रहा है और मैं चुपचाप खड़ा सुनता रहूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किस बिना पर यह ऐसा घटिया इल्जाम हम पर लगा रहा है कि हमने इसका पर्स छीना है। दूसरा व्यक्ति, जो हमदर्दी के नाते यूं ही उसके साथ पुलिस कार में वहां तक आ गया था, वह हड़बड़ाया सा मुंह बंद किए खड़ा रहा। उसकी बात सुनते ही सब इंस्पेक्टर ने पर्स वाले व्यक्ति को देखा। कार में बैठी युवती ने तुम्हारा पर्स छीना था? हाँ, सरासर छीना था। कितनी बार कहूं? वह आहत भाव से बोला। आसपास लोग भी इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, जो कि मजमा समझते हुए दिलचस्पी से सब कुछ देख सुन रहे थे। और तुम इसके साथ हो? सब इंस्पेक्टर ने दूसरे व्यक्ति से पूछा। जी हाँ, वह सक पकाकर बोला। इसने एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया कि चोर चोर, मेरा पर्स छीनकर भाग रही है। मैं वहीं से गुजर रहा था और हमदर्दी के नाते इसके साथ हो लिया। तुमने पर्स छीनते हुए देखा? नहीं। जो लड़की भाग रही थी वह वही है जो कार में बैठी है। उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी, फिर कार में बैठी लड़की पर। चेहरा तो मैंने देखा नहीं, पीछे से ही देखा था। यकीन के साथ कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कपड़ों का रंग ऐसा ही था जो इस समय कार में बैठी युवती ने पहन रखे हैं। तो क्या इस रंग के कपड़े शहर में चोर उचक्के नहीं पहनते? देवराज चौहान ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। पहनते हैं, क्यों नहीं पहनते? वह हड़बड़ाकर बोला। मैं कहता हूं मेरा पर्स इसी लड़की ने छीना था। वह व्यक्ति पुनः चिल्लाया, मैंने इसका चेहरा देखा था, अच्छी तरह देखा था। यह वही है, पर्स इसके पास ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी तलाशी लीजिए, पर्स हर हाल में इसके पास से मिलेगा। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर कशमकश के भाव उभर आए। देखिए, सब इंस्पेक्टर ने युवक से कहा, इस समय हालात ऐसे बन चुके हैं कि आपकी साथी की तलाशी लेना जरूरी हो गया है। शरीफ शहरी होने के नाते मुझे विश्वास है कि आप हमें अवश्य सहयोग देंगे। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता उभर आई
और अगर पर्स न मिला तो आप जो भी चाहे इनके साथ कर सकते हैं, मानहानि का दावा कर सकते हैं, मैं रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। सब इंस्पेक्टर ने कहा। मुझे कोई एतराज नहीं। देवराज चौहान ने पर्स वाले को घूरा, फिर सिगरेट सुलगाकर बोला, इसकी तलाशी के लिए आप किसी महिला पुलिस का इंतजाम कीजिए। इंस्पेक्टर के चेहरे पर विवशता के भाव उभर आए। जल्दी ही महिला पुलिस का इंतजाम होना संभव नहीं था। बेहतर होगा, देवराज चौहान पुनः बोला, यहाँ इकट्ठी हुई भीड़ में से किसी औरत को इसकी तलाशी लेने के लिए कह दीजिए। इससे आपका भी वक्त बचेगा और मेरा भी। मुनासिब बात थी। सब इंस्पेक्टर ने भीड़ में मौजूद एक युवती को कार में बैठी युवती की तलाशी लेने को कहा। देवराज चौहान के कहने पर युवती कार से बाहर निकल आई। उसकी तलाशी ली गई। सबकी उत्सुकता भरी निगाहें तलाशी पर थी। तलाशी में कुछ भी हासिल ना हुआ। पर्स कार में छिपा दिया होगा। पर्स वाला गला फाड़कर चीख उठा। अगले ही पल सब इंस्पेक्टर के इशारे पर अन्य दोनों पुलिस वाले कार की तलाशी लेने में जुट गए। 10 मिनट की चेष्टा के पश्चात भी उन्हें कहीं कोई पर्स नजर नहीं आया। अब यह बात आम हो गई कि पर्स कार वाली लड़की ने नहीं छीना, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। पर्स वाले के चेहरे पर पसीना ही पसीना बहने लगा। आंखों में भय, घबराहट और हैरानी के भाव स्पष्ट उजागर हो रहे थे। सब इंस्पेक्टर ने उसे क्रोध भरी नजरों से देखा, फिर देवराज चौहान से बोला, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे अफसोस है। अब आप इसके द्वारा लगाए गए झूठे इल्जाम की बिना पर इस पर जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। देवराज चौहान ने पर्स वाले को सख्त निगाहों से देखा। हम तुम्हें चोर नजर आते हैं? नहीं। घबराए से स्वर में वह इससे ज्यादा और कह भी क्या सकता था। इधर आ। देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। कांपती टांगों से लड़खड़ाता हुआ वह पास आया। तभी देवराज चौहान का घूंसा चला और उसके थोबड़े पर जा पड़ा। घूंसा इतना जबरदस्त था कि वह चीख कर सड़क पर गिरता चला गया। होठों के कोने से खून बह निकला। इस तरह आप इसे नहीं मार सकते। कानून की हद में रहकर आप। सब इंस्पेक्टर। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर तीखे स्वर में कहा, मुझे इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं करनी। अगर यह जरा भी समझदार हुआ तो मेरा गुस्सा इसे अक्ल सिखा देगा कि शरीफ लोगों पर इस तरह के घटिया इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। कहने के साथ ही वह कार में जा बैठा। युवती भी कार में बैठ गई। फिर सबके देखते ही देखते उसने तेज गति से कार आगे बढ़ा दी। कार क्यों रोक दी? बीते वक्त के हालातों से युवती ठीक प्रकार से निकल नहीं पाई थी कि कुछ आगे ही जाकर देवराज चौहान द्वारा कार को मोड़ पार करके रोकते देखा तो युवती बोल पड़ी, यहां नहीं, मुझे कुछ दूर जाकर उतार देना। बैठी रहो। कहने के साथ ही वह कार से बाहर निकला और चंद कदम चलकर पुनः मोड़ पर पहुंचकर वापस झांका। कुछ दूरी पर उसे टूटी फूटी चाल से चलता हुआ पर्स वाला आता दिखाई दिया। वह पलटा और कार के समीप पा खड़ा हुआ। युवती आंखों में प्रश्न लिए उसे देखती रही, कुछ बोल नहीं पाई। 5 मिनट के बाद ही पर्स वाला मोड़ पर नजर आया। वह इत्तेफाक से इसी तरफ मुड़ा था। सिर झुकाए उदास मुद्रा में चलता ही आ रहा था। जब उसने निगाह उठाई तो चंद ही कदमों के फासले पर देवराज चौहान को कार के समीप पाकर उसके चेहरे पर घबराहट और क्रोध उभर आया। उसे घूरता हुआ जब वह करीब आया तो देवराज चौहान ने एकाएक मुस्कुराकर कहा, माफ करना दोस्त, तुम्हारे साथ वास्तव में बुरा हुआ है। एक तो तुम्हारा पर्स छिन गया, दूसरे मुझसे 2 घूंसे खाने पड़े। तुम्हारी हालत बता रही कि पुलिस वालों ने भी तुम पर 2-4 हाथ जमाए हैं। पब्लिक के सामने जो बेइज्जती हुई वो अलग, जो कसर रह गई हो वो भी पूरी कर लो। उसने भर्राए स्वर में कहा। आंखों में गुस्सा छाया हुआ था। मेरी महीने भर की तनख्वाह थी पर्स में। आज घर जाकर बीवी बच्चों को क्या जवाब दूंगा? महीना कैसे निकालूंगा? पहले ही पूरा नहीं पड़ता और मैं तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ। देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा, जहाँ हमारी कार खड़ी हुई थी उसके दाई तरफ कुछ पीछे नाले में तलाश कर लेना, वहीं तुम्हारा पर्स पड़ा होगा। उसकी आंखों में खुशी से भरी चमक आ गई। सच कह रहे हो? स्वर में आत्मविश्वास के भाव थे। हाँ, जाओ नाले में से अपना पर्स तलाश कर लो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार में प्रवेश किया और स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही पलों के बाद उसने पलटकर देखा तो वह व्यक्ति तेजी से वापस जा रहा था, नाले में पड़ा अपना पर्स लेने। अजीब आदमी हो तुम, युवती ने नाराजगी भरे स्वर में कहा। उसे क्यों बता दिया कि पर्स वहां पर है? कुछ घंटों के बाद मैं पर्स उठा लाती। नौकरी पेशा आदमी था, बेचारे को पैसे की जरूरत होगी। हो सकता है उससे कहीं ज्यादा मुझे पैसे की जरूरत हो। युवती बोली, फिर ध्यान से उसका चेहरा देखने लगी। तुम हो कौन? पहले मुझे पुलिस से बचाया, उसके बाद तुमने उसका पर्स भी वापस दिलवा दिया।
जिस तरह तुमने मुझे पुलिस से बचाया, साफ जाहिर है कि तुम कोई शरीफ इंसान नहीं हो, और उस आदमी को पर्स लौटाना जाहिर करता है कि तुम एक भले आदमी हो। मैं तुम्हें जरा भी समझ नहीं पाई, मुझे समझने की जरूरत भी नहीं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, नाम क्या है तुम्हारा? सुनीता। पल भर हिचकिचाने के बाद उसने अपना नाम बताया। कब से यह धंधा कर रही हो? 5-6 साल हो गए। पुलिस के हत्थे कितनी बार चढ़ी हो? 2-1 बार, लेकिन किस्मत से बच निकली। उसकी निगाहें युवक पर थी। क्यों करती हो यह सब? जरूरतें पूरी करने के लिए। जरूरत है तो तुम शराफत से कहीं छोटी मोटी नौकरी करके भी पूरा कर सकती हो। घर में और लोग भी तो होंगे। देवराज चौहान ने उसके चेहरे पर निगाह मारी। कोई नहीं है, सिर्फ माँ है, युवती ने शांत लहजे में कहा। अब यह अपनी राम कथा छोड़ो और मुझे यहीं उतार दो। बचाने का शुक्रिया। देवराज चौहान ने अगले ही पल फुटपाथ पर कार रोक दी। दरवाजा खोलकर सुनीता नीचे उतरी और दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हारी माँ जानती हो तुम क्या गुल खिलाती हो? देवराज चौहान ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारा और सिगरेट सुलगा ली। नहीं, युवती के माथे पर बल आए। फुर्सत मिले तो सोचना इस बारे में। इसी प्रकार कभी पुलिस के हत्थे चढ़ गई और घर ना पहुंची तो तुम्हारी मां पर क्या गुजरेगी? जब उसे मालूम होगा कि तुम क्या करती फिर रही हो, तब उसे कैसा लगेगा? कहने के साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। आंखें सिकोड़े युवती कार को जाते देखती रही। देवराज चौहान की बातों ने उसके दिलो दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। सुनीता पटेल नगर के जनता फ्लैटों में से एक फ्लैट से बाहर निकली और बाहर मेन रोड पर आ खड़ी हुई। शाम के 7 बज रहे थे। सूर्य डूब चुका था। गर्मी थी, परंतु ठंडी हवा मन को राहत दे रही थी। उसके चेहरे पर चिंता और क्रोध नाच रहा था। वह भीड़ के रेले समान आते जाते लोगों को देख रही थी। कोई मुर्गा तलाश कर रही हो? कान में धीमी आवाज सुनते ही सुनीता फौरन पलटी तो सामने देवराज चौहान को खड़े पाया। वह शांत निगाहों से उसे देख रहा था। तुम? युवती के चेहरे पर तीखे भाव उभर आए। तुमने उसे क्यों बताया कि पर्स नाले में पड़ा है? अब मुझे 300 रुपए की सख्त जरूरत है। कहां से पैदा करूं पैसे? क्या करना है 300 का? माँ की दवाइयां लानी है। उसे कैंसर है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। कौन सी दवा लानी है? पर्चा कहाँ है? पर्चे की कोई जरूरत नहीं। 1.5 साल से दवा चल रही है, मुझे याद है। चलो मैं ले देता हूं। उसके खूबसूरत चेहरे पर छाया तनाव एकाएक समाप्त हो गया। केमिस्ट की दुकान से वे दवाइयां खरीद कर बाहर निकले। जनता फ्लैटों में रहती हो? हाँ, रेलवे लाइन के पास, सुनीता ने कहा। फिर बोली, दवाइयां लेकर देने का शुक्रिया। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगी कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम दोपहर में दिखाने के लिए चले गए थे, लेकिन वास्तव में मेरे पीछे थे। मेरा ठिकाना देखा, लेकिन इतनी अपनी खोपड़ी में बिठा लो कि अगर तुम्हारी नीयत बुरी है तो तुम्हारी मंशा पूरी नहीं होने वाली। देवराज चौहान मुस्कुराया। दवाइयां अपनी माँ को दे आओ। पिछले 4 घंटों में मैं तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। जनता फ्लैटों में जाकर जहां रहती हो वह जगह मैं देख चुका हूं। इन सब बातों के पीछे मेरी बुरी नीयत का कोई हाथ नहीं। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कुछ दूर रेस्टोरेंट के साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। दवाइयां देकर उस रेस्टोरेंट में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कुछ बात करनी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान के कदम रेस्टोरेंट की तरफ उठते चले गए। 1 घंटे के बाद सुनीता रेस्टोरेंट आई। देवराज चौहान सिगरेट के कश लेता हुआ कुर्सी पर बैठा था। सुनीता टेबल के दूसरी ओर पड़ी कुर्सी पर आ बैठी। क्या बात करनी है? अभी तुम्हें 300 रुपए चाहिए थे, जरूर चाहिए थे, क्योंकि तुम्हारी माँ को कैंसर है, उसे दवाओं की सख्त जरूरत थी। 300 रुपए के लिए तुम किसी को अपना शिकार बनाती, और अगर पकड़ी जाती तो सीधी पुलिस स्टेशन और फिर जेल में। पीछे से तुम्हारी माँ बिन दवाओं के तड़प तड़प कर शायद जान गंवा देती। सुनीता के चेहरे पर बेचैनी उभरी, फिर उखड़े लहजे में बोली, तुम समाज सेवक हो? नहीं, मैं तुम्हें शीशे में वह तस्वीर दिखा रहा हूं जो सामने होते हुए भी तुम देख नहीं पा रही हो। कभी भी यह हादसा हो सकता है। तुम जेल में पहुंच जाओ और पीछे तुम्हारी माँ के साथ कुछ बुरा हो जाए। तुम जो भी बकना चाहते हो जल्दी बको और फूटते नजर आओ। अगर मुझे मालूम होता कि तुमने यह सब बातें करनी है तो मैं यहां नहीं आती। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया और शांत स्वर में बोला, 6 सालों से तुम यह धंधा कर रही हो, फिर भी पास में 300 रुपया नहीं कि जाकर दवा ला सको। ऐसे धंधे का कोई फायदा नहीं। समझदार इंसान वह होता है जो खतरा एक बार उठाता है और कई साल बैठकर खाता है। मैं तुम्हारे बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर चुका हूं। तुम में सिवाय चोरी चकारी के और कोई बुरी आदत नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसा आ जाए
तो तुम अपनी माँ के कैंसर का इलाज भी करा सकती हो और किसी शरीफ इंसान से शादी करके चैन से सुरक्षित जिंदगी बिता सकती हो। अच्छी बातें कर रहे हो। सुनीता मुस्कुराई। बातें खोखली ही सही, फिर भी सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ और भी कहोगे या यहीं पर तुम्हारी बस है? मुझे तुम जैसी हिम्मती और विश्वास पात्र लड़की की जरूरत थी, देवराज चौहान ने स्थिर स्वर में कहा। खतरा आधे से कम है और सफलता के चांसेस आधे से ज्यादा। कम से कम भी 20 लाख एक के पल्ले पड़ेगा। सुनीता किसी खतरनाक बिल्ली की तरह देवराज चौहान को घूरने लगी। 20 लाख मेरे पल्ले? उसने सरगोशी की। हाँ, करना क्या है? बैंक रॉबरी? सुनीता फौरन सीधी होकर बैठ गई। 20 लाख को अपनी कल्पना में लेकर पल भर में ही जो खूबसूरत सपने देखे थे वह चूर चूर हो गए। मेरी गर्दन तुम्हें बुरी लगती है? सुनीता ने मुंह बनाकर कहा। नहीं तो क्यों? फिर इसमें फांसी का फंदा डलवाने का इंतजाम क्यों करवा रहे हो? मैं ऐसे ही ठीक हूं। मर्जी तुम्हारी। देवराज चौहान ने लापरवाही से कंधों को झटका दिया। मुझे तुम ठीक लगी, तुम्हारे बारे में हासिल की जानकारी ठीक लगी, इसलिए तुम्हारे सामने यह ऑफर रख दी कि छोटे मोटे हाथ मारने के बजाय बड़ा हाथ मारना बेहतर होगा। तुम मानो ना मानो यह तो तुम्हारे ऊपर ही है। अगर मेरी बात पसंद नहीं आई तो भूल जाओ सब कुछ। एक तरह से मैं तुम्हारा भला ही कर रहा था। कहते हुए देवराज चौहान को महसूस हुआ कि सुनीता किसी गहरी सोच में डूब चुकी है। उसका ध्यान उसकी कही बातों पर नहीं है। वह खामोशी से उसे देखता रहा। सुनीता ने हाथ बढ़ाया, सोचों में डूबी प्लेट पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई और कष्ट लेने लगी। मुझे इजाजत है? उसे कुछ न कहते पाकर देवराज चौहान ही बोला। सुनीता ने गर्दन उठाई, कष्ट लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मसली, फिर धीमे स्वर में बोली। मेरी माँ को 1.5 बरस से कैंसर है। महीना भर पहले डॉक्टरों ने कहा था कि 6 महीने में अगर माँ का ऑपरेशन ना हुआ तो शायद वह बच ना सके। मेरी माँ की जिंदगी के सिर्फ 5 महीने पड़े हैं और माँ के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ऑपरेशन का खर्चा डॉक्टरों ने 60,000 रुपये बताया था। देवराज चौहान उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मैं तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हूं। माँ को तो वैसे भी मरना ही है। शायद किस्मत साथ दे जाए, रॉबरी कामयाब हो जाए और माँ भी बच जाए। तुम 20 लाख की बात कर रहे हो, जबकि मैं सिर्फ 60,000 में भी तैयार हो जाती। मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती। कई बार सोचा कि उसके मरने के बाद मेरा क्या होगा, लेकिन अब यही फैसला किया है कि जिंदा रहेंगे तो दोनों, मरेंगे तो दोनों ही। पैसा हाथ में आ गया तो माँ और मैं दोनों बच जाएंगी। सुनीता के स्वर में कंपन था। इसका मतलब तुम सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए ही रॉबरी में शामिल होने के लिए तैयार हो, वरना इस काम में तुम हिस्सा न लेती। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। सुनीता ने सिर हिलाया, आंखों में पानी भर आया था। मेरे साथ चलो, देवराज चौहान बोला। कहाँ? सुनीता ने आंखों को पोंछते हुए कहा। माहिम तक। 2 घंटे तक तुम्हें यही छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे क्यों साथ ले जा रहे हो? बैंक रॉबरी आज ही करनी है क्या? अपने मन से पूछो और बताओ, मुझ पर विश्वास कर सकती हो? सुनीता पुनः खतरनाक बिल्ली की भांति उसे देखने लगी। चलो, कहाँ चलना है? सुनीता कहते हुए उठ खड़ी हुई। यह मेरा फ्लैट है। देवराज चौहान ने चाबी लगाकर दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। तत्पश्चात लाइट ऑन कर दी। सुनीता भी भीतर आ गई। सादगी भरे ढंग से फ्लैट सजा हुआ था। देवराज चौहान उसे वही छोड़कर बगल वाले कमरे में चला गया। मिनट भर के बाद लौटा तो हाथ में 100 के नोटों की 6 गड्डियां थाम रखी थी। गड्डियों को उसने दीवान पर रखा और फिर आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता हैरानी से आंखें फाड़े नोटों की गड्डियों को देखे जा रही थी। यह पूरा 60,000 रुपया है। ले जाओ और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाओ। रॉबरी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपनी इच्छा से शामिल होती तो मुझे खुशी होती है, परंतु तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 60,000 रुपए की जरूरत थी और इस जरूरत की खातिर इतने खतरनाक काम में हाथ डालना ठीक नहीं होगा। सुनीता की खतरनाक बिल्ली की भांति निगाहें देवराज चौहान पर जा टिकी। तुम इतना सारा पैसा मुझे यूं ही दे रहे हो? मेरी निगाहों में यह छोटी सी रकम है, खासतौर से तब जबकि सामने वाला जरूरतमंद हो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर जा बैठा। सुनीता के चेहरे पर अभी भी हैरानी थी। अगर तुम्हें कोई और लड़की भी मिलती तो उसे भी इसी तरह पैसा दे देते? अवश्य दे देता, अगर वह तुम्हारी तरह जरूरतमंद होती तो। और मुझे पसंद आ जाती। मुझे आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी। मैं खुद हैरान हूं कि तुम मुझे अच्छी क्यों लगी हो, जबकि तुमसे अच्छी लड़कियां भी कभी मुझे अच्छी नहीं लगी। सुनीता उसे टकटकी बांधे देखती रही, बोली कुछ भी नहीं। ले जाओ पैसा। यहां से जाने के बाद मुझे, फ्लैट को, हर बात को भूल जाना। तुम अपनी जिंदगी का रास्ता तय करो और मैं अपना।
या पैसा देने के पीछे तुम्हारा अपना कोई मतलब नहीं है? नहीं, मैं इस समय तुम्हारी इसलिए सहायता कर रहा हूं क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अच्छी भी लगी हूं और साथ में पैसा देकर फिर कभी ना आने के लिए भी कह रहे हो। मैं सिर्फ काम के लोगों से वास्ता रखता हूं। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सुनीता की निगाह उसके चेहरे पर थी। देवराज चौहान। सुनीता का चेहरा अजीब से भावों से गिर गया। देवराज चौहान? तुम वही देवराज चौहान तो नहीं जिसने प्लेन हाईजैक किया था और लोटिया नाम के अंडरवर्ल्ड के बदमाश को? मैं वही हूं। उसकी बात काटकर देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। सुनीता कई पलों तक अपलक सी उसे देखती रह गई। तुम तो बहुत खतरनाक इंसान हो। सुनीता ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। लेकिन देखने में नहीं लगते कि तुम वही देवराज चौहान हो जिससे बड़े से बड़े बदमाश भी कतराते हैं। मैंने कभी सोचा भी ना था कि देवराज चौहान से मिलूंगी। अब बातें खत्म करो, रुपया उठाओ और जाकर अपनी माँ का इंतजाम करो। किसी अच्छी जगह से इलाज कराओ। सुनीता मुंह से कुछ ना बोली। एक तरफ पड़े लिफाफे को उठाकर उसमें गड्डियां डाली और देवराज चौहान से बोली, मैं जाऊं? बिना कुछ कहे देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनीता पलटी और ज्यों ही दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी, तभी भीतर आ रहे जगमोहन के साथ उसका कंधा टकरा गया। जगमोहन सक पकाकर पीछे हटा। माफ करना बहन जी, मुझे इस फ्लैट से आप जैसी किसी खूबसूरत बहन के निकलने की उम्मीद नहीं थी, वरना मैं पहले ही पीछे हट गया होता। सुनीता ने जगमोहन पर निगाह मारी और आगे बढ़ गई। जगमोहन ने गहरी सांस ली, फिर भीतर आकर दरवाजा बंद किया और देवराज चौहान को देखने लगा। कौन थी वह? देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया। क्या? जगमोहन मुंह फाड़े उसको देखता रह गया। क्या हो गया है तुमको? देवराज चौहान ने अजीब से स्वर में कहा। तुम्हें वह लड़की अच्छी लगी? जगमोहन ने अपने आप को संभाला। इतनी अच्छी कि तुमने उसे बैंक रॉबरी में शामिल भी नहीं किया और 60,000 रुपए भी दे दिए। देवराज चौहान के होठों पर मीठी मुस्कान उभर आई। आज पहली बार मैं तुम में ऐसी बात देख रहा हूं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सुनो भाई, वह तुमको अच्छी लगी तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? उससे बात करके उसे अपनी बना लेते। नहीं मानेगी तो मैं उसे समझा कर। इस बात की कोई जरूरत नहीं। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा। मेरी जिंदगी का ढांचा खून खराबे की बुनियाद पर खड़ा है। मैं उसे अपना बनाकर उसकी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहता। मेरा क्या है, आज हूं तो कल नहीं। अरे यार, क्या बूढ़े वाली बातें करते हो? इस बात को यही छोड़ दो जगमोहन। देवराज चौहान ने उसकी बात काट कर कहा। जो बात खत्म हो गई उस पर बात करना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी सुनाओ। जिस काम के लिए गए थे वह हुआ या नहीं? जगन भाई मिला? जगमोहन ने सिर हिलाया। फिर उसने सिगरेट सुलगा ली। पहले तो ठीक से बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारा नाम सुनते ही बिल्कुल सीधा हो गया। इस समय वह मटके के धंधे में बिजी था। जानते हो वह किसके मटके का काम संभालता है? किसके? गॉडफादर, इस शहर के धर्मात्मा के मटके पर। हमें क्या, जिसके मटके पर भी काम करे। देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। तुम मतलब की बात करो। क्या कहा उसने? मैंने उसे रॉबरी के बारे में बताया। उसने दिलचस्पी ली, परंतु बिजी होने के कारण ज्यादा बात नहीं कर सका। जगन भाई ने कहा कि वह रात 3 के बाद यहाँ आएगा, मटके के काम से फ्री होके बाकी की बातें तब करेगा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। यार, वह लड़की सुनीता। जगमोहन ने पुनः वही जिक्र छेड़ना चाहा, लेकिन देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती के भावों को उभरते पाकर खामोश हो गया। देवराज चौहान ने सुनीता को दिमाग से निकाल फेंकने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हो गया, लेकिन उसका खूबसूरत चेहरा उसकी आंखों के सामने नाच ही उठता था। सुबह 4 बजे जगन भाई आया। तब तक देवराज चौहान और जगमोहन 3-4 घंटे की नींद ले चुके थे। जगन भाई 40 वर्ष का, सूखा, लंबा, काले रंग का आदमी था। आंखों पर नजर की ऐनक चढ़ी रहती थी। देखने में वह बेहद मामूली शख्सियत लगता था, परंतु वह कितना खतरनाक था इसे अंडरवर्ल्ड से संबंधित लोग ही जानते थे। इस समय जगन भाई के चेहरे पर नींद और थकावट के भाव उभर रहे थे। जगन भाई के कहने पर जगमोहन ने चाय बनाई। घूंट भरते हुए जगन भाई बोला, अपना तो काम ही ऐसा है, सारी जिंदगी बेकार हो गई है। शाम के 6 बजे से सुबह तक जुआ घरों की देखभाल करो, सारा हिसाब किताब देखो, जुआ घर में उठने वाले लफड़ों को दबाओ। किस्मत में यही सब कुछ रह गया है। जगन भाई ने गहरी सांस ली। खैर, तुम बताओ। बहुत देर बाद याद आई मेरी। बिना काम के याद करता तो शायद तुम्हें भी अच्छा ना लगता। देवराज चौहान ने कहकर चाय का घूंट भरा, फिर सिगरेट सुलगा कर कश लिया। बैंक पर हाथ मारने का प्लान बनाया है, क्या ख्याल है तुम्हारा? जगन भाई ने आहिस्ता से सिर हिलाया। कौन सा बैंक है? हिंदुस्तान बैंक, ब्रांच मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में।
फैक्ट्रियों के बीच ही बैंक वालों ने जगह लेकर ब्रांच खोल रखी है। हिंदुस्तान बैंक की इस ब्रांच ने पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पर अपना कब्जा जमा रखा है। काफी पैसा वहां इकट्ठा होता रहता है। देवराज चौहान ने बताया। यह सब बातें उनके बीच इतने सामान्य ढंग से हो रही थी कि सुनने वाला अवश्य हैरान रह जाता कि बैंक रॉबरी जैसी खतरनाक योजना पर किस कदर लापरवाही से बात कर रहे हैं, जैसे किसी की जेब काटने के विषय को लेकर बात चल रही हो। कब से कर रहे हो इस योजना पर काम? जगत भाई ने पूछा। 2 महीने हो गए। फिर तो सारा मामला तय होगा। जगन भाई ने विचार भरी मुद्रा में सिर हिलाया। हाँ, सब कुछ कैसे करना है तैयार है, देवराज चौहान ने जवाब दिया। अपने साथ काम करने के लिए मुझे साथियों की जरूरत थी, इसलिए तुम्हें बुलवाया। पल्ले क्या पड़ेगा? 20 लाख के आसपास। हर एक के हाथ में आना तो चाहिए। थोड़ा बहुत कम या ज्यादा भी हो सकता है। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। जगन भाई खामोशी अख्तियार करते हुए गहरी सोच में डूब गया। पूरा सौदा कितने का है? एकाएक जगन भाई ने पूछा। कुल मिलाकर तो भारी सौदा है। देवराज चौहान मुस्कुरा दिया। भारी सौदा और दे रहे हो सिर्फ 20 लाख? जगन भाई ने मोटे शीशे वाली ऐनक आंखों से उतारी और शाम की पहनी मेली कुचेली कमीज से शीशे साफ करने लगा। तुम्हें कितने चाहिए? 25 तो हो। 25 तो हो ना जगन भाई? जगमोहन जल्दी से बोला। जगन भाई ने जगमोहन को देखा, फिर ऐनक आंखों पर चढ़ा ली। तू चुप रहे। कहने के बाद उसने देवराज चौहान को देखा। कितना माल हत्थे चढ़ेगा? देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया, फिर धुआं उगलने के बाद प्याला उठाकर घूंट भरा। इस बीच उसकी निगाहें जगन भाई पर ही थी। 2 करोड़। 2 करोड़? जगन भाई के होठों से निकला। वहां इतना पैसा होगा? होगा। जिस दिन हम मूव करेंगे उस दिन इतना पैसा मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया की हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच में मौजूद होगा। पक्का? जगन भाई की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। पक्के से भी ज्यादा पक्का। देवराज चौहान की आवाज में पूर्णतया विश्वास का पुट था। यह हुई ना बात? प्रसन्नता से जगन भाई ने पहलू बदला। इतना माल सामने हो तो काम करने का मजा ही अलग है। वैसे खतरा कितना है? 50 लाख के बराबर। अरे भाई, तो इसमें मुझसे पूछने की क्या बात है? मैं तुम लोगों के साथ हूं। जब भी काम शुरू करो मुझे बुला लेना, लेकिन 20 पर बात नहीं बनेगी। कितना चाहते हो? जितने भी काम करने वाले होंगे सब में बराबर का बटेगा। क्यों भाई? जगमोहन नाराजगी भरे स्वर में क्या उठा। हम जो इतनी देर से भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बैंक की सारी भीतरी जानकारी जुटा रहे हैं, कितना सिर खपाया है और फुल प्रूफ योजना तैयार की है डकैती की, यह सब किस खाते में जाएगा? सारे जरूरी काम तो हमने निपटा दिया। अब पूछ रह गई है तो बराबर का हिस्सा मांग रहे हो? कुछ तो शर्म करो। जगन भाई की आंखों में क्रोध के भाव नाच उठे। सुन, जगन भाई का लहजा ठंडा था। बाकी बातें एक तरफ, और यह बात एक तरफ की अपनी जुबान संभाल कर मुझसे बात कर। फिर कभी मुझसे ना कहना कुछ तो शर्म करो, नहीं तो तेरे हाथ मां तोड़कर। तू भी सुन ले जगन भाई। जगमोहन के लहजे में कड़वाहट आ गई। मुझे धमकी मत देना कभी। जब भी हाथ पांव तुड़वाने का इरादा हो तो सामने आ जाना, फैसला कर लेंगे। औरतों की तरह धमकियां मत दे मुझे। जगन भाई के चेहरे पर ठंडापन उभर आया। तू मरेगा मेरे हाथों से। जब वक्त आएगा देख लूंगा तेरे को। देवराज चौहान का सख्त स्वर वहां गुंजा। तुम दोनों अपना मुंह बंद रखोगे? फालतू की बात। तुम्हारा आदमी बहुत बोल रहा है देवराज चौहान, खत्म करो इस बात को। देवराज चौहान के स्वर में नाराजगी से भरा गुस्सा था। तुम दोनों ही बहुत बोल रहे हो। कम से कम मेरे सामने तो अपनी जुबान को लगाम दो। यहां हम झगड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं क्या? 2 पल के लिए खामोशी छा गई। जगन भाई ने सिगरेट सुलगा कर कहा, कितने हैं काम करने वाले? 5, यानी कि 40-40 लाख सबके हिस्से आना चाहिए। लेकिन तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी मिलना चाहिए, क्योंकि योजना तुम्हारी है। मेरे ख्याल में 40 के बदले सबको 35-35 लाख मिलना चाहिए। इस तरह सबके हिस्से में से तुम्हें 5-5 लाख मिलेगा, यानी कि तुम्हारे हिस्से में 60 आएगा। ठीक है। देवराज चौहान ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। प्लान क्या है? बैंक की सुरक्षा का इंतजाम क्या है? और तुमने उन सबसे निपटने का क्या क्या इंतजाम किया है? जिन 2 करोड़ का जिक्र तुम कर रहे हो वह कहां पर होगा? यानी इस संबंध में सारी बातें। जगन, देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर शांत स्वर में कहा, इस बारे में अभी कुछ मत पूछो। जब वक्त आएगा खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। ठीक है, इतना तो बता दो, योजना में कौन कौन लोग शामिल है? अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बताया जाएगा। मेरे काम करने का अपना ढंग है। इस वक्त तुमसे जितनी बात करनी थी कर ली। मुनासिब वक्त पर तुम्हें इन सब बातों का भी जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए अपने प्रश्नों का जवाब पाने के लिए जोर नहीं दूंगा। बल्कि मैं तो चाहता था अगर बैंक रॉबरी की प्लानिंग मालूम हो जाए तो शायद मेरी निगाह में कोई ऐसी गलती आ जाए जो कल को हम सबके लिए मुसीबत का कारण बन सकती हो।
जगन भाई समझाने वाले स्वर में बोला। इस बात का सबको पूरा मौका दिया जाएगा। वक्त रहते बैंक को लूटने की मुकम्मल योजना बताई जाएगी। अगर कोई गलती निकाल सका तो मुझे खुशी होगी। जगन भाई ने तसल्ली भरे ढंग से मुंडी हिलाई, फिर चेहरे पर गंभीरता के चिन्ह उजागर हो गए। कष्ट लेकर धीमे स्वर में बोला, लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है देवराज चौहान। मेरी नजरों में यह समस्या बैंक रॉबरी से भी ज्यादा बड़ी है और मुसीबत वाली बात है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ती चली गई। हैरानी है कि ऐसी बात जगन भाई कह रहा है जो अंडरवर्ल्ड में अपना अलग नाम रखता है। तुम्हारी यह समस्या अपनी पर्सनल है तो इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अगर यह बात बैंक रॉबरी के मामले में अड़चन डालती है तो बोलो। आज की तारीख में यह दिक्कत परेशानी सिर्फ मेरे लिए ही है, परंतु रॉबरी के बाद यह परेशानी सबके लिए हो जाएगी। देवराज चौहान ने जगन भाई के तनाव भरे चेहरे को देखा। तेरे को मैंने इस योजना में इसलिए लेने का फैसला किया है कि तू मेरे भरोसे का और हिम्मत वाला आदमी है। बहुत पुराना जानता हूं तुझे। बैंक रॉबरी जैसे खतरनाक काम में तू मेरे लिए काम का साबित हो सकता है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर सख्त स्वर में कहा, लेकिन किसी तीसरे के कारण तू इस काम से पीछे नहीं हट सकता, ना ही मैं तुझे हटने दूंगा। बात क्या है, इसके बाद ही फैसला हो सकेगा तुझे इस काम में हाथ डालना चाहिए कि नहीं। जगन भाई ने सिगरेट का कष्ट लेकर बेचैनी से कहा, सब जानते हैं कि मैं दिल्ली के गॉडफादर के सारे जुआ घरों को संभालता हूं। तो गॉडफादर के अपने उसूल हैं, जिनमें एक उसूल यह भी है कि उसका कोई आदमी उसके लिए काम करते हुए किसी दूसरे काम में हाथ नहीं डाल सकता। अगर वह ऐसा कुछ करता है तो उसे वह भयानक सजा देता है। आज अंडरवर्ल्ड में मेरी कोई हस्ती है तो गॉडफादर के कारण ही है। अगर गॉडफादर मेरी पीठ से अपना हाथ उठा ले तो मेरे दुश्मन मेरा जीना हराम कर देंगे। कोई बात नहीं कि मुझसे हार खाने वाले मेरी जान भी ले ले। गॉडफादर का जिक्र आते ही जगमोहन चौंका। देवराज चौहान होठ भिज गए। तू गॉडफादर का काम छोड़ दे, यह संभव नहीं। जगन भाई ने बेचैनी से कहा, वैसे मैं खुद भी कब से गॉडफादर के कामों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। बहुत देर से सोच रहा था अपने तौर पर कुछ करके इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि भविष्य की चिंता न रहे। तुम देख ही रहे हो बुढ़ापा सिर पर है। संभव क्यों नहीं, जगमोहन बोला। गॉडफादर के लिए काम करने वाले आदमियों को उसका साथ छोड़ने का वाजिब कारण बताना होता है। अगर कारण मुनासिब होता है तभी गॉडफादर उसे मुक्ति देता है, नहीं तो वह उसे आजाद नहीं होने देता। जिसने भी जबरदस्ती गॉडफादर से अलग होना चाहा उसकी लाश ही देखी लोगों ने, मरकर ही वह अलग हुआ। इसका मतलब कि अगर तुम मेरे साथ बैंक रॉबरी में शामिल होते हो तो गॉडफादर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, वह तुम्हें सजा देगा। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। हाँ, वह मेरी मुंडी तोड़कर रख देगा। जगन भाई की आवाज में छटपटाहट थी। मैं चाहकर भी उससे अलग नहीं हो पा रहा। चिंता मत कर, अगर वह कुछ बोला तो मैं संभाल लूंगा उसे। जगन भाई ने अविश्वास भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? एकाएक जगमोहन बोला। गॉडफादर से हम नहीं टकरा सकते। दिल्ली में उसकी हस्ती हाथी जैसी है और हमारी चूहों की तरह। उसके खिलाफ कदम उठाने का मतलब है मौत। जगन भाई को इस योजना में शामिल करने के लिए गॉडफादर से टकराया जाए, यह बहुत बड़ा पागलपन है। समझदारी इसी में है कि जगन भाई की जगह किसी और को ले लो। देवराज चौहान ने कायर भरी निगाहों से जगमोहन को घूरा। कह तो यह ठीक रहा है। जगन भाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो गॉडफादर से अलग होना चाहता है? देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे लहजे में पूछा। हाँ, ऐसा करने की तो मैं कब से सोच रहा हूं, लेकिन बस ठीक है, तू जा। अब बैंक रॉबरी की मुकम्मल योजना पूरी होते ही जगमोहन तुझे खबर कर देगा, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। सोच लो देवराज चौहान। जगन भाई ने उसकी आंखों में झांका। गॉडफादर ताकत का पहाड़ है। मेरे लिए उससे टकराना ठीक नहीं रहेगा। उससे जीत भी नहीं सकोगे। यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि उसकी टक्कर का कोई आदमी है ही नहीं। जो भी उससे टकराया चूर चूर हो गया। देवराज चौहान का चेहरा वैशी भावों से भर उठा। अब तो जा जगन भाई, यह बात मेरे सोचने की है, तेरे सोचने की नहीं। बैंक रॉबरी में तू शामिल होगा। गॉडफादर ने इस मामले में कोई दखल दिया तो मैं देख लूंगा उसे। सोच लेना, जगन भाई उठते हुए बोला। इस मामले में मुझे तुमसे ज्यादा या जगमोहन ज्यादा समझदार लग रहा है। ठीक कहता है कि मेरे बदले किसी और को ले लो। अब जा, योजना पूरी होने पर तुझे खबर कर दूंगा। देवराज चौहान का स्वर सर्द था। चेहरे पर चिंता के भाव लिए जगन भाई चला गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? जगन भाई के जाते ही जगमोहन फट पड़ा। सूखे मरियल के लिए तू
गॉडफादर से पंगा लेगा? जानता है गॉडफादर की हस्ती क्या है? वह तुझे चींटी की तरह मसल सकता है। वह जगमोहन। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाकर चुभते स्वर में कहा, जगन भाई की कीमत तू कम आंक रहा है। वह बहुत ही काम का दिल गुर्दे वाला आदमी है। बैंक डकैती में हमें ऐसा ही आदमी चाहिए। दुनिया भर में ऐसी खासियत का मालिक सिर्फ जगन भाई ही रह गया है क्या? नहीं तो फिर इस काम में तो फिर फौरन इससे पल्ला झाड़ ले। जगमोहन झल्लाकर गुस्से भरे स्वर में कह रहा था, अगर गॉडफादर ने इस मामले में दखल दे दिया तो सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। वह हमारा बिस्तर बोरिया ऐसा गोल करेगा कि फिर कभी हम किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। अरे भाई, जब मालूम है कि जगन हमारे लिए लफड़ा सिद्ध हो सकता है, गॉडफादर इस मामले में उसके कारण दखल देने की गुंजाइश रखता है, तो जगन को किसका देना ही बेहतर है। देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। हमने कभी गॉडफादर के मामले में टांग अड़ाई नहीं, लेकिन सिर्फ मेरी बातों का जवाब दे, बोल कुछ मत। इसकी बात काटकर देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, अब हम बैंक रॉबरी पर काम करने जा रहे हैं। क्या इस रॉबरी से गॉडफादर का कोई रिश्ता, कोई लेना देना है? नहीं, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो है। जगन भाई हमारे साथ काम में हिस्सा लेगा और वह गॉडफादर का आदमी है। होता रहे, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं कौन किसका आदमी है, हमें इससे क्या। हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, गॉडफादर के मसले में टांग नहीं अड़ा रहे। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा, अगर बैंक रॉबरी या हमारे साथ काम करने वाले किसी आदमी को लेकर गॉडफादर गड़बड़ करता है तो जाहिर है बिना वजह वह हमारे मामले में दखल दे रहा है, जबकि हमने उसे कुछ नहीं कहा। अगर जगन भाई के मसले को लेकर गॉडफादर ने कुछ किया तब तुम क्या करोगे? उसे संभाल सकने का दम है तुम में? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। नहीं संभाल सकते तुम उसे। जगमोहन का खींच से भरा स्वर क्रोध में लिपटा था। वह गॉडफादर है, हर अच्छाई का बाप और बुराई का बाप। दूर दूर तक तुम्हारा उसका मुकाबला नहीं, वक्त आने पर वह तुम्हें भागने भी नहीं देगा। देवराज चौहान के होठ विच गए, आंखों में लाली उभरने लगी। तुम अच्छी तरह जानते हो जगमोहन कि मेरे अपने भी कुछ उसूल हैं। जब मैं किसी योजना पर काम करता हूं तो मेरे साथ योजना में शामिल हर व्यक्ति के साथ मेरा परिवार जैसा संबंध होता है। इस बीच अगर बाहर का कोई उसे नुकसान पहुंचाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर गॉडफादर ने बैंक डकैती में शामिल होने की बात को लेकर जगन भाई की गर्दन पकड़ ली तो तुम गॉडफादर से टकराओगे? हाँ, बैंक रॉबरी को लेकर गॉडफादर ने उसे कुछ नुकसान पहुंचाया तो मुझे सामने आना ही पड़ेगा। देवराज चौहान के स्वर में दरिंदगी भर आई थी। जगमोहन की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। मेरी बात मानो, बैंक रॉबरी की योजना यहीं समाप्त कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आगे बढ़ने के बाद मैं कभी पीछे नहीं हटता, और खास तौर से किसी से डर कर तो हरगिज भी नहीं। देवराज चौहान के स्वर में खूनी झलक उभर आई थी। अगर मेरी योजना में गॉडफादर का कोई मामला बीच में आ रहा होता तो मैं अवश्य पीछे हट जाता, यह सोचकर कि काम का झगड़ा करने का क्या फायदा। लेकिन मेरे प्लान से गॉडफादर का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। जगमोहन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, आंखों में व्याकुलता भरी पड़ी थी। गॉडफादर के बारे में कुछ जानते भी हो या नहीं? वह जानता हूं। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर क्या उठा। उसका नाम दल सिंह पाड़ा है। परिवार के नाम पर उसकी जवान और हद से ज्यादा खूबसूरत लड़की है, जो कि नागिन से भी ज्यादा जहरीली है। अपने बाप के सारे धंधों की देखभाल वही करती है। उसका नाम चिन्ना पाड़ा है। चिन्ना पाड़ा ने अपने बाप के सारे धंधों को इस तरह कंट्रोल कर रखा है कि दल सिंह पाड़ा निश्चिंत है। महीनों बीत जाते हैं, उसको देखे हर तरफ चिन्ना पाड़ा ही नजर आती है। सुनने में आता है कि चिन्ना पाड़ा वैशीपन में अपने बाप से 12 कदम आगे है। दल सिंह पाड़ा सारे काम ठीक से होते देखना चाहता है और वह ठीक से हो रहे हैं, इसलिए वह अपनी बेटी के किसी भी काम में दखल नहीं देता। अगर कोई काम चिन्ना पाड़ा के बस से बाहर हो जाए तो उस काम को दल सिंह पाड़ा पूरा करता है। हालांकि ऐसा मौका आया नहीं कभी, आया भी है तो एक आध बार ही आया है। जगमोहन क्रोध भरी निगाहों से एक टक उसे देखे जा रहा था। पूरी दिल्ली में दल सिंह पाड़ा के द्वारा ही ड्रग सप्लाई होती है। दिल्ली में मौजूद स्मगलिंग में 80% हाथ उसी का होता है। उसका संगठन इतना खतरनाक है कि हर कोई उससे खौफ खाता है। दिल्ली में उसकी कई होटलें हैं जहां से उसके सारे काम सुचारू रूप से चलते हैं। सरकारी मशीनरी और बड़े बड़े नेता उसके हाथ के नीचे दबे हैं कि चाहकर भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि कोई भी अपनी मौत नहीं चाहता। कुछ महीने पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया था। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके उसे
कानून के पंजे में फंसा देना चाहता था, परंतु वह कुछ भी नहीं कर पाया। दल सिंह पाड़ा के खतरनाक संगठन ने उस इंस्पेक्टर को उसके परिवार सहित खत्म कर डाला। सब जानते हैं कि इस काम के पीछे दल सिंह पाड़ा है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। जगमोहन का चेहरा पक्का हुआ पड़ा था। दल सिंह पाड़ा खुद छतरपुर में मौजूद अपने फॉर्म पर रहता है, जहां पर किले नुमा इमारत बनी हुई है। तगड़े सुरक्षा का इंतजाम है, कोई परिंदा भी फॉर्म की इमारत में नहीं घुस सकता। देवराज चौहान क्षण भर ठिठक कर बोला, हर सोमवार को दिल्ली में आकर जरूरी साप्ताहिक काम निपटाता है, दीन दुखियों की सुनता है, उनकी सहायता करता है, धर्म संस्थाओं को दिल खोलकर दान देता है। दिल्ली के कई अंध विद्यालय और नारी सुधार गृहों का खर्चा वही देता है। देश में कैसा भी संकट आ जाए तो सबसे पहले लाखों रुपया वही सहायता के लिए पेश करता है। इसीलिए वह गॉडफादर बना हुआ है, गरीबों के लिए भगवान है। सैकड़ों का उसने बुरा किया है तो हजारों का भला भी किया है। जाने कितनी गरीब लड़कियों की शादियां करवाई है, कितने बेरोजगारों को काम दिया है, रोटी दी है। कोई दुखी मजबूर उसके सामने पहुंच जाए तो वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। जगमोहन देवराज चौहान को देखे जा रहा था। कुछ रह गया हो तो वह तुम बता दो। देवराज चौहान के शब्दों को सुनकर जगमोहन ने गहरी सांस ली। जिक्र करने काबिल तो कुछ नहीं रहा। जगमोहन ने सूखे स्वर में कहा, सब कुछ जानते हुए भी तुम गॉडफादर से टकराओगे? मैं तो टकराना नहीं चाहता। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती आ गई। और अगर ऐसा वक्त आया तो देवराज चौहान पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। ऐसा हुआ तो समझो कि उसने मेरे मामले में टांग अड़ाई है। भगवान ना करे ऐसा वक्त आया तो वह तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रख देगा। सब कुछ जानते हुए भी तुम उसकी ताकत को कम आंक रहे हो। देवराज चौहान के चेहरे पर विशेली मुस्कान नृत्य कर उठी। मैं उसकी ताकत को कम नहीं आंक रहा। मुझे इस बात का पूरा पूरा अंदाज है कि वह खतरनाक हाथी है, दिल्ली का बेताज बादशाह है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करता। बहरहाल इस बारे में अभी से कुछ सोचने की जरूरत नहीं। दल सिंह पाड़ा ने इस मामले में दखल दिया तब की तब देखी जाएगी। अभी हमें अपनी योजना के बाकी हिस्से मुकम्मल करने हैं। जगमोहन बेचैनी भरी निगाहों से उसे देखता रहा। बलबीर सिंह कल अपने घर पर ही मिलेगा? हाँ, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। आंखों के सामने दल सिंह पाड़ा का चेहरा नाच रहा था। वह खस्ता हालत में है और आजकल घर में ही रहता है। हर रोज सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने जाना पड़ता है उसे। देवराज चौहान ने सोच भरे ढंग से सिर हिलाया। कल मिलते हैं बलबीर सिंह से। बलबीर सिंह पुलिस की ब्लैकलिस्ट में है। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। अभी भी सोच लो उसे इस काम में शामिल करना ठीक रहेगा या उसके पुलिस में ब्लैकलिस्टेड होने से हमारे कामों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 50 वर्षीय बलबीर सिंह की पैंट के पिछले हिस्से में पैबंद लगा था। इसी से जाहिर हो रहा था कि वह खस्ता हाल है। रुपये पैसे की तगड़ी दिक्कत उसके सामने है। सिर के ज्यादातर बाल सफेद हो चुके थे। शेव के सफेद बाल भी चेहरे पर कांटों की तरह गालों पर नजर आ रहे थे। वह मध्यम कद का सामान्य सेहत वाला व्यक्ति था। पतलून की बनिस्बत बदन पर कमीज की हालत ज्यादा दुरुस्त थी। पांव में पड़े जूते भी काफी हद तक घिस चुके थे। रोजमर्रा की भांति अपनी हाजिरी लगवाकर राजौरी गार्डन पुलिस स्टेशन से बाहर आकर उसने कैवेंडर्स की प्लेन सिगरेट सुलगाई और आसपास निगाह मारी। बगल में विशाल फिल्म हॉल था, जिसे वह पिछले 15-17 सालों से देखता आ रहा था। फिर सामने नजर आ रही दुकानों पर नजर मारी। दुकानों के पार 4 मंजिले जनता क्वार्टर बने हुए थे। एक कमरे का फ्लैट। उसी में रहते रहते उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई थी। उसके बाप ने गरीबी की दौर से गुजरते हुए किसी प्रकार सारी जिंदगी की कमाई से रघुवीर नगर के इन 4 मंजिला जनता फ्लैट में से एक फ्लैट खरीद लिया था कि 2 महीने बाद ही वह परलोक सिधार गया। बलबीर सिंह फ्लैट का मालिक बन गया। अगर आज जिया ना होता तो फुटपाथों पर सोकर ही जिंदगी बिता रहा होता। कई पलों तक वह अनिश्चित भरी मुद्रा में खड़ा रहा कि क्या करे, वक्त कैसे बिताए। विशाल पर कोई फिल्म देख ले या यूं ही घूमने निकल जाए। 10:15 बजे थे। फिल्म का भी वक्त नहीं था। धूप इतनी तीखी थी कि घूमने का भी मन नहीं किया। फिर सोचा कि अपने मुर्गी खाने के साइज के फ्लैट में जाकर आराम करे और रात की बची देशी शराब की बोतल में से जो थोड़ी बहुत शराब पड़ी है उसे खत्म कर दे। इस सोच के बाद सिर हिलाते हुए सड़क पार करते हुए वह आगे बढ़ गया। बनवारी की दुकान से कैवेंडर्स का पैकेट लिया और वहां से सिर्फ 100 गज दूर तीसरी मंजिल पर मौजूद अपने फ्लैट पर पहुंचा। उसकी आंखों में अजीब से भाव आ गए। उसे अच्छी तरह याद था कि जब पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगवाने गया था तो दरवाजे पर बाहर से सिटकनी चढ़ाता गया था, परंतु इस समय सिटकनी हटी पड़ी थी, लेकिन दरवाजे के पल्ले बंद थे।
इसका मतलब भीतर कोई है। सिर को झटका देकर बलबीर सिंह ने दरवाजे के पल्लों को हाथ से धक्का देकर उन्हें खोला और भीतर प्रवेश कर गया। कमरे में पुरानी चारपाई पर मेला कुचेला बिस्तरा पड़ा था और बाप की खरीदी हुई बाजुओं वाली मजबूत पुरानी कुर्सी मौजूद थी, जिस पर देवराज चौहान बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। छत पर लटकता पुराना पंखा हवा फेंकने की भरपूर कोशिश कर रहा था। बलबीर सिंह ने घूर कर देवराज चौहान को देखा। आज दी तारीख विच ऐसा कोई गधा नहीं जिन्हों मेरे नाम मिलने दी ख्वाहिश होवे। बलबीर सिंह अपने ठेठ पंजाबी लहजे और हिंदी के शब्दों को मिक्स करके चालू भाषा में बोला, कौन है तू? कहने के साथ ही समाप्त हो रही सिगरेट से नई सिगरेट सुलगाते हुए आगे बढ़कर चारपाई पर बैठ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, देवराज चौहान ने कहा। मुझे पूरा भरोसा था कि पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाकर वापस लौटोगे। बलबीर सिंह की आंखें सिकुड़ गई। भाई तू तो मेरा अग्गा पिछा सारा जानदा लगता है। अपने बारे विच बोल, कौन है तू और इत्थे क्यों आया है? छोटा सा काम था, कहते हुए देवराज चौहान ने जेब में से छोटी ताली निकाली, जो कि बाजार में से 2-2.5 रुपए की मिल जाती थी और जिसके की होल में बच्चा भी सुई डालकर घुमाए तो पहली ही बार में खोल दे उस ताली को। चारपाई पर फेंकते हुए बोला, सुना है तुम बहुत एक्सपर्ट हो ताला खोलने में। कैसा भी ताला हो, लॉकर हो, वॉल्ट हो, तिजोरी हो, आसानी से खोल देते हो। मुझसे यह ताली नहीं खुल रही थी, सोचा तुमसे ही खुलवा लूं। बलबीर सिंह मन ही मन फौरन चौकन्ना उठा। मस्तिष्क में घंटी बज उठी कि मामला गड़बड़ है। निगाहें देवराज चौहान पर टिकी रही। यूं ही ताली नहीं खुलवा रहा, मेहनताना दूंगा काम का 500 रुपया। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने जेब से 500 रुपए निकालकर हाथ में पकड़ लिए। ताली खोल और 500 रुपए ले ले। नोटों को देखते ही बलबीर सिंह की आंखों में चमक आ गई। 500 रुपये, जबकि आज की तारीख में 10 के नोट की भी किल्लत पड़ी थी। उसने कुछ कहा नहीं और चारपाई पर पड़ी ताली उठाई, हाथ से पकड़कर 2-3 बार खींचा। ताली खुल गई तो उसने ताली देवराज चौहान की तरफ उछाल दी। देवराज चौहान ने हवा में ही ताली को थामा, हथेली में लिया, फिर अंगूठी से दबाकर ताली को बंद करके जेब में डाला और हाथ में रखे 100 के नोट, 5 नोट बलबीर सिंह की तरफ बढ़ा दिए। बलबीर सिंह ने पैनी निगाहों से उसे देखते हुए नोटों को थामा और जेब में ठूस लिया। कई पलों तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान थी और बलबीर सिंह के माथे पर बल पड़े हुए थे। गल की है, बलबीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। 500 रुपए तू एवं ही खराब किते, सीधा ही असली गल कर लेंदा। बलबीर सिंह 500 रुपए मैंने खामखा बर्बाद नहीं किए, देवराज चौहान ने मुस्कुरा कर कहा। इन 500 ने तुझे समझा दिया कि मामला खास है, वरना तुझे समझाने के लिए लंबी चौड़ी बातें करनी होती। खादा पिद्दा बंदा लगदा वे। खैर बोल की कहंदा वे तू। असल बात पर आने से पहले तुझे मैं तेरी जिंदगी की मोटी मोटी बातें बता दूं, ताकि मेरी बात तुझे आसानी से समझ में आ जाए। बोली या बोली जा, मेरा की ले रिया तू? बलबीर सिंह तकिए से टेक लगाकर बैठता हुआ बोला। 500 रुपए दिता हुआ वसूल तो करेगा ही। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लेकर कहा। आवारा गर्द तो तुम शुरू से ही थे, लेकिन बाप की मौत के बाद तुम्हें आजादी मिल गई। गलत सोबत में ऐसे पड़े कि जेल में पहुंचकर ही रुक सके। ताले तोड़ने में तुमने महारत हासिल कर ली थी। अपनी जिंदगी तुमने घरों के ताले तोड़कर चोरियां करने से शुरू की। शुरू में मामला अच्छा जमा तो तुम्हारा हौसला बढ़ गया। 3 साल तक तूने यही काम किया और सिर्फ एक बार पकड़ा गया और 6 महीने के लिए अंदर गया। बलबीर सिंह दिलचस्पी से उसे सुन रहा था। तब तू जवानी की उम्र में था और कुछ कर गुजरने का हौसला तुझ में था। आखिर अपने खास साथियों के साथ मिलकर एक सेठ के बंगले पर डाका मारा। कामयाब रहा, कई लाख हाथ में आए, लेकिन उससे तेरा कुछ नहीं हुआ। साल भर में ही सारा पैसा कोठों और जुए में उजाड़ कर खत्म कर दिया। खाली होने पर तेरी निगाह फिर इधर उधर घूमने लगी ताकि मोटा हाथ मारा जा सके। पुराने साथियों को तूने फिर इकट्ठा किया, उनका पैसा भी समाप्त हो चुका था। 2 नए साथियों को मिलाकर बैंक डकैती का प्लान बनाया। डकैती डाली गई। एक क्लर्क और चौकीदार तेरे साथियों के हाथों से मारे गए। तब तुम कुल 6 थे। 4 भाग गए, एक को चपरासी मरने से पहले मार चुका था और तुम्हें बैंक के स्टाफ ने घेर लिया। तुम फंस गए, पुलिस के शिकंजे में फंस गए। बैंक डकैती के साथ 2 खून भी शामिल थे। मामला गंभीर था, परंतु उन दोनों कत्लों में तुम्हारा सीधा कोई हाथ नहीं था, इसलिए तुम्हारे साथ नरमी बरती गई। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि तुमने पुलिस के लाख पूछने और यातना देने पर भी अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें यहां तक कहा गया कि अगर तुम अपने साथियों के बारे में बता दो तो बतौर सरकारी गवाह बहुत कम सजा पर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुमने अपने साथियों के बारे में मुंह नहीं खोला और तुम्हें उम्र कैद की सजा हो गई।
देवराज चौहान को देखते हुए बलबीर सिंह ने हौले से सिर हिलाया। 7 साल बाद तुम बाहर निकले, खस्ता हाल में थे। जेल में बीते 7 सालों ने तुम्हारे अंजर पंजर ढीले कर दिए थे। तुमने पुराने साथियों को तलाश किया परंतु कोई ना मिला। 7 सालों में सब अपने ठिकाने का शहर छोड़ चुके थे। 6 महीने भटकने के बाद तुमने नए साथी बनाए, नए तरीके से प्लानिंग की और निशाना बनाया पेरोल ले जाने वाली वैन को, जिसमें कि कम से कम 8 लाख रुपया था। पेरोल ले जाने वाले गार्ड भी अच्छे निशाने के मालिक थे। तुम्हारे 2 साथी मारे गए, उसके बावजूद भी पेरोल की वैन को अपने कब्जे में लेने में सफल रहे। वैन को तुम लोग अपने एक साथी के गैराज में ले गए और उसके विदेशी मजबूत तालों को खोलकर तुमने 8 लाख रुपए निकाला। नोटों के बंटवारे को लेकर मर चुके 2 साथियों के कारण तुम लोगों का आपस में झगड़ा पड़ गया। क्रोध में एक ने दूसरे को मार दिया। इत्तफाकन वहां पर गैराज में नजदीक के पुलिस स्टेशन की गश्ती जीप मरम्मत कराने के लिए मौजूद थी। मामला खुला, तुम बाकी बचे 2 साथियों और 8 लाख के साथ पकड़े गए। बलबीर सिंह खामोशी से उसे देखे जा रहा था। यह तुम्हारी दूसरी डकैती थी और इसमें भी कत्ल शामिल था। क्योंकि कत्ल तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ था, यह बात तुम्हारे हक में थी। बहरहाल कानून ने तुम्हें खतरनाक अपराधी करार देते हुए पुनः उम्र कैद की सख्त सजा सुना दी और इस बार सजा को पूरी करके तुम सिर्फ 3 महीने पहले ही बाहर आए हो। चूंकि कानून ने तुम्हें खतरनाक अपराधी घोषित कर रखा है, इसलिए 6 महीने हर रोज सुबह 10 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी हाजिरी लगानी होती है, ताकि तुम कानून की निगाहों में रहो और अपराधों से दूर रहो। 6 महीने बीत जाएंगे तो अगले 6 महीने एक दिन छोड़कर पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी लगानी होगी। यानी कि कुछ चाहते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस को इस बात का पूरा पूरा हक मिला हुआ है कि तुम्हारे कदम बहकते देखकर फौरन तुम्हें लॉकअप में ठूस दे। पैसे की सख्त जरूरत होने पर भी तुम कुछ कर सकने के काबिल होते भी कुछ नहीं कर सकते। बलबीर सिंह ने नई सिगरेट सुलगाकर कश लिया। देवराज चौहान ने खामोशी अख्तियार कर ली। आखिरकार बलबीर सिंह ही बोला, मेरे कदरदान हाले भी है। बलबीर सिंह ने गहरी सांस ली, पर कानून दिया नजरा विच बदनाम होन करके कोई भी मेरे कॉल नहीं फटकदा। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आया हूं बलबीर सिंह। बलबीर सिंह ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। किस वास्ते, की काम है? तेरी गरीबी दूर करने के लिए आया हूं। या तो तुम भी समझते हो कि पैसे का मोहताज होकर ज्यादा वक्त नहीं बिता सकोगे, कुछ तो करना ही होगा। बलबीर सिंह उसे देखता रहा। स्ट्रांग रूम खोलना है। स्ट्रांग रूम केड़ा? बलबीर सिंह की आंखें सिकुड़ गई। बैंक का? बैंक लूट रहा है तू? बलबीर सिंह जोरों से चौंका। हाँ, और उसमें तेरी जरूरत है। देवराज चौहान ने स्थिर स्वर में कहा, इस काम के तुझे मुंह मांगे पैसे मिलेंगे। बोल, कितने लाख चाहता है? बलबीर सिंह के मुंह से बोल नहीं फूटा। तुम खामोश क्यों हो गए बलबीर सिंह? देख परा, बलबीर सिंह सीधा बैठता हुआ बोला, मैं पहले ही कानून दिया नजर विचा खतरनाक आदमिया, और अगर हुण किसी लफड़े च फस गया ते अदालत ने मन्नू तद तक जेल विच रखना है जद तक मैं खड़े रहने दे काबिल रवांगा। मन्नू तगी आजाद करेंगा जद ओना ओ विश्वास हो जाएगा कि मैं हुण कोई ताला नहीं खोल सकता, कोई भी लफड़े वाला काम नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा मतलब बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर कहा, सीधी तरह बता, हमारे साथ काम करेगा या नहीं? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। थोड़ी बहुत जेड़ी जिंदगी बची है ओनू खुले आसमान दे थले बिताना चाहता हुआ। बलबीर सिंह ने इनकार में सिर हिलाया। हुण फसंदी देर है कि फैद कदी बाहर नहीं निकल सकूंगा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट कमरे के कोने में उछाल दी। ठीक कहते हो तुम, इस बार कानून के पंजे में फंसे तो फिर बाहर नहीं आ सकोगे। वैसे अब क्या करने का इरादा है? कोई दुकान खोल रहे हो? बलबीर सिंह के चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। दुकान मैं करेंगा? पैसा कितों आएगा दुकान वास्ते? फिर तो नौकरी ही करोगे। देवराज चौहान उसकी आंखों में देखे जा रहा था। नौकरी? बलबीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा, तेरी खोपड़ी तो नहीं हिल गई? मैं पल्ला नौकरी किंच कर सकता हुआ? मनु आंधा कीवे बोझा जरूर ढो सकता हुआ। फिर क्या करोगे? की पता, सारी उम्र खराब हो गई। एक हथ भी सही लगा तो हुंदा ते अज आराम नाल रहा हुंदा। बलबीर सिंह की आवाज में दुख भर आया। और अपनी किस्मत ही खराब हुई वे, जो भी वित्ता कानून दे हत्ते जा चढ़िया। पिछले जन्म की दुश्मनी लगती वे कानून ते मेरी। देवराज ने नई सिगरेट सुलगा ली। तू कौन वे? अपना नाम नहीं दसिया। बलबीर सिंह पुनः बोला। देवराज चौहान की? बलबीर सिंह की आंखें सिकुड़ती चली गई। देवराज चौहान?
ओयो देवराज चौहान जिदे बारे विच सुनिया सी कि जय किशन लोटिया वंगे बंदे नाल टकरा बैठिया और काफी खप खपा पाया सी। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कश लिया। हाँ, वही देवराज चौहान हूं। फिर तो तू बड़ा ऊंचा आदमी वे, बड़ा खतरनाक आदमी वे। मैं तो मामूली इंसान हूं बलबीर सिंह। जय किशन लोटिया से टकराने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस सब कुछ होते होते होता चला गया। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। इन बातों को छोड़ो और अपनी बात पर गौर करो कि आज की तारीख में तुम कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। दिन बीतते गए तो ऐसा जंग लगेगा कि किसी काबिल ना रहोगे। देने वाले भी 150 कब तक तुम्हारे हाथ पर रखते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, और ऐसा दिन ज्यादा दूर भी नहीं है। तुम खुद भी इस बात को महसूस कर रहे होंगे। मैं तुम्हें सुनहरी अवसर दे रहा हूं। एक बार फिर अपनी जिंदगी को आजमा सकते हो। मेरा यकीन करो, योजना में खतरा न के बराबर है। बैंक डकैती की सफलता के पूरे पूरे चांस हैं। अगर कोई आकाशाई विपदा नहीं टूट पड़ी तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब कुछ सेफ और फुल प्रूफ काम है। मेरे ख्याल से यह तुम्हें जिंदगी का आखिरी मौका मिल रहा है, इसे गवाओ मत। बलबीर सिंह के होठों पर विशेली मुस्कान नृत्य कर उठी। ठीक कहंदा वे, आखिरी मौका वे। सब ठीक ते ठीक, नहीं ते बाकी उम्र दी विच जेल दे विच, पर आखिरी मौका वे। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मनु हर रोज हाजिरी लगान जाना पैंदा वा, इस करके मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। पुलिस की नजर मेरे ते वे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फर्क ही फर्क पैदा वे। बलबीर सिंह हैरान सा कह उठा। हम तुम्हारा इस्तेमाल सिर्फ स्ट्रांग रूम खोलने में करेंगे। योजना में सबकी तरह भागदौड़ नहीं होगी तुम्हारी, और यह काम शाम को होगा। 20-25 मिनट मिलेंगे तुम्हें स्ट्रांग रूम खोलने के लिए। ऐसा बड़ा कट वक्त वे। बलबीर सिंह ने सिर हिलाया। कम समय है तभी तो तेरे पास आया हूं, नहीं तो और भी बहुत है यह काम करने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम कम वक्त में स्ट्रांग रूम को। देखो बादशाह, टेम टेम दी गल वे। कई बार 2 मिनट विच काम हो जावा वे, और कदी मामूली जया काम सारी दिहाड़ी ले देंदा वे। वैसे जब तक मैं स्ट्रांग रूम देखेगा नहीं तब तक कुछ नहीं कह सकता। मेरा आदमी तुम्हें स्ट्रांग रूम दिखा देगा। कल आएगा और बैंक में ले जाकर दूर से ही स्ट्रांग रूम दिखा देगा। ऐना ही बहुत वे। देख कर ही समझ विच आ जाएगी कि ओनू खोलन विच कितना टाइम लगेगा। कहने के पश्चात बलबीर सिंह ने देवराज चौहान को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं कसम खा चुकिया सी कि हुण कोई लफड़ा वाला काम नहीं करांगा, लेकिन यह देख के कि तू देवराज चौहान वे, तेरे नाल काम करने तू तैयार हो गया वा। रब दे वास्ते कोशिश करी कोई गड़बड़ी ना होवे, नहीं तो मेरी जिंदगी जिंदिया तो भी बदतर हो जाएगी। मुझ पर विश्वास रखो बलबीर सिंह, इस काम में हम सब ही कच्चे धागे की डोर से बंधे होंगे और कोई भी फंसना नहीं चाहेगा। और कौन कौन वे इस काम विच? इस बात को अभी रहने दो, तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ठीक वे, मिलेगा की मुनासिब हिस्सा? मैं तेरे बारे में सुन रखिया कि तू गलदा पक्का इंसान के, इस करके मैं हिस्से दे बारे में ज्यादा नहीं पूछेगा। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। कल मेरा आदमी आकर तुझे बैंक का स्ट्रांग रूम दिखा देगा, ठीक है, लेकिन मैं ओनू पहचानूंगा कि उसका नाम जगमोहन है। वह तुम्हें अपनी पहचान खुद दे देगा। बैंक किथे वे? मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में। बलबीर सिंह सिर हिलाकर रह गया। देवराज चौहान हरिनगर घंटाघर स्थित अपने फ्लैट पर पहुंचा तो सुनीता को अपने इंतजार में बैठे पाया। जगमोहन आंखें बंद किए दीवान पर अधलेटा सा मौजूद था। दोनों की निगाहें टकराई। जगमोहन की आंखों में अर्थपूर्ण भाव देखकर देवराज ने मुंह घुमाया और सिगरेट सुलगाकर सुनीता को देखा। मैंने तुम्हें यहां न आने को कहा था, देवराज चौहान ने कहा। सुनीता ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीमे स्वर में कह उठी, मैंने आज सुबह डॉक्टरों से बात करके माँ को करोल बाग के अच्छे नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया है। सब कुछ तुम्हारे ही पैसों से हुआ है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, उसे देखता रहा। सारे पैसे मैंने जमा करा दिए हैं, सुनीता ने पुनः कहा। वह सब कुछ देख लेंगे, मैं वहां न भी रहूं तब भी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा, तो फिर अब मुझे माँ की चिंता नहीं है। सुनीता ने मुस्कुराकर गंभीरता भरे स्वर में कहा, मैंने अपनी तरफ से उसे वह सब मुहैया कराया जिसकी उसे जरूरत थी, यानी कि पैसे के अभाव के कारण उसके इलाज में कमी नहीं होगी। ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा।
आगे सब कुछ भगवान के हाथों में है कि वह उसे बचा पाता है कि नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? देवराज चौहान ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारा। सुनीता ने क्षण भर रुककर कहा, मैं बैंक डकैती में शामिल होना चाहती हूँ। देवराज चौहान और जगमोहन की आंखें आपस में टकराई। बैंक डकैती में तुम्हारा शामिल होना जरूरी नहीं समझता मैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी माँ के पास जाकर उसकी देखभाल करो। इस समय उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। डॉक्टरों की दी गई फीस में यह बात भी शामिल है कि वह हर तरह से मेरी माँ का पूरा ध्यान रखेंगे। माँ को वहां अपनत्व की कमी ना होगी। वैसे भी माँ से कह चुकी हूँ कि नौकरी के सिलसिले में मैं कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मेरी माँ दिल गुर्दे वाली औरत है। मुझसे दूर रहकर अपना इलाज करवाने और ऑपरेशन करवाने में वह घबराने वाली औरत नहीं। तुम वक्त पर बिना किसी मतलब के मेरे काम आए हो। अब मेरे पास फुर्सत है, वक्त है, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ तो क्यों ना आऊं। कई पलों तक देवराज चौहान सुनीता की मोटी मोटी खूबसूरत आंखों में झांकता रह गया। फिर सिर घुमाकर जगमोहन को देखते हुए आंखों ही आंखों में इशारा किया तो जगमोहन उठकर फ्लैट से बाहर निकल गया। कष्ट लेकर देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, देखो सुनीता, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अच्छी लगी हो। जिसे मैं दिल से पसंद कर लेता हूँ उसे किसी खतरे में नहीं डालता। मैं खुद हैरान हूं कि तुम में ऐसा क्या देख लिया मैंने कि सामने आने पर मैं अपना वजूद भी तुम में गुम होता महसूस करता हूं, जबकि कोई भी लड़की कभी मेरे दिलो दिमाग पर हावी नहीं हो सकी। बहरहाल मैं इस खतरनाक जानलेवा काम में तुम्हें दूर रखना चाहता हूँ। इलाज के लिए तुम्हें पैसा की और जरूरत है तो बेहिचक कह सकती हो। मैंने बहुत गौर से ध्यान से तुम्हारी बात सुनी। सुनीता पुनः गंभीरता भरी मुस्कान से कह उठी, अब मैं कुछ कहूं तो ध्यान से सुनोगे? कहो। जिस तरह तुम्हें आज तक कोई लड़की अच्छी नहीं लगी, उसी तरह मैंने भी आज तक किसी मर्द के बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगी हूं। ऐसा क्यों कर हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलकर चलने में मुझे खुशी होगी। बेवकूफ मत बनो, तुम समझदारी से काम नहीं ले रही हो। मेरी जिंदगी हमेशा खतरों में घिरी रहती है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे कुछ लेने की आशा भी नहीं रखती। बस यही सोचती हूँ कि अगर मैं तुम्हें कुछ दे सकी, तुम्हारे किसी काम आ सकी, तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हो जाएगी। सुनीता के स्वर में कंपन आ गया। वो अपनी जगह से उठी और उसके समीप आ पहुंची। अगर वास्तव में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है तो मुझे अपने साथ काम करने का मौका दोगे। मेरी कही बात की इज्जत रखोगे। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। पागल हो गई हूँ मैं, तुमसे प्यार करने लगी हूँ मैं। आखिरी शब्दों में थरथराहट बढ़ती चली गई। मुझे अपने साथ रहने का मौका दे दो देवराज चौहान। जिंदगी भर तुम्हारे कदमों पर प्यार के फूल बिछाती रहूंगी। कहते हुए वह देवराज चौहान के सीने से जा सटी। उसकी गर्म गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराने लगी। देवराज चौहान की बाहें सुनीता के बदन के गिर्द कसती चली गई। देवराज चौहान और सुनीता ऐसे एक हुए, फिर अलग होने का नाम ही ना लिया। दोनों का वक्त दिन हो या रात का साथ साथ ही बीतता। मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में हिंदुस्तान बैंक की ब्रांच में डकैती का प्रोग्राम उसका पक्का था और हरदम तैयारी में लगा रहा। यह जुदा बात थी कि सुनीता के साथ होने के कारण तैयारियों की गति धीमी पड़ गई थी। उसने सुनीता को भरपूर वक्त दिया। जगमोहन एक आंख बंद किए सब कुछ देख रहा था। वह यह भी महसूस कर रहा था कि देवराज चौहान सुनीता के कारण बैंक डकैती पर बहुत धीमी गति से काम कर रहा है, परंतु मन ही मन वह खुश था कि कहीं तो यार का दिल लगा। सुनीता फ्लैट पर ही रहती थी। अपने हाथों से खाना पानी चाय वगैरह बनाकर देती थी। जगमोहन सुनीता को भाभी कहकर पुकारने लगा था। इसी तरह 1.5 महीना बीत गया। बैंक रॉबरी का प्लान अंतिम चरण पर था कि सुनीता ने देवराज चौहान को खुशखबरी सुनाई कि उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। यह सुनते ही देवराज चौहान और जगमोहन खुशी से उछल पड़े। देवराज चौहान ने प्रसन्नता भरे स्वर में कहा, हम शादी करेंगे सुनीता, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। जगमोहन यह बात सुनकर और भी प्रसन्न हो उठा। यह हुई ना खुशखबरी कि अपना यार शादी कर रहा है। सच, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी यह सब होगा। लेकिन बैंक रॉबरी प्लान का क्या होगा? तुम तो पटरी से खिसक चुके हो। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता उभर आई। बैंक रॉबरी होगी और सही वक्त पर होगी, लेकिन यह मेरा अंतिम बुरा काम होगा। इसके बाद मैं सारी जिंदगी शराफत में बिताऊंगा, कानून की निगाहों से दूर हो जाऊंगा सुनीता, और
अपने बच्चे के साथ। बहुत खूब। काश यह दिन भगवान कई साल पहले ले आता। लेकिन यार मुझसे पल्ला न झाड़ लेना, मैं तो तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। देवराज चौहान और सुनीता हंस पड़े। मेरी मानो तो बैंक रॉबरी से किनारा कर लो, एकाएक जगमोहन बोला। मैं संभाल लूंगा, योजना मुकम्मल है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। आगे का काम ऐसा नहीं कि मैं निपटा ना सकूं। तुम भाभी के साथ शादी की तैयारियां? नहीं जगमोहन, बैंक रॉबरी के काम की शुरुआत मैंने की थी और मैं पीछे नहीं हट सकता। अपने प्लान पर मैं बाखूबी काम कर सकता हूं और किसी तरह का खतरा भी पास ना आएगा। तुमसे कहीं भी चूक हो सकती है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे भी अब आखिरी काम को मैं अपने हाथों से ही अंजाम देना चाहूंगा। जो पैसा हाथ लगेगा उससे कोई काम शुरू करके शराफत से जीवन बिताया जा सकता है। जगमोहन ने गहरी सांस ली और कंधों को झटका देकर बोला, तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं चाहता था कि अब तुम किसी खतरे में ना पड़ो। सारी जिंदगी बीत गई खतरों के बीच। देवराज चौहान मुस्कुराया। अब इस आखिरी खतरे से क्या घबराना। तुम कल जगन भाई बलबीर सिंह को बुला लाना। कल डकैती का प्लान उनके सामने रख देंगे और आज से छठे दिन 30 तारीख को बैंक लूट लेंगे। इस बीच तुम बैंक के रोजमर्रा के रूटीन पर निगाह रखना कि ऐसी कोई तब्दीली तो वहां नहीं हो रही जिससे कि हमारे प्लान पर कोई असर पड़े। जगमोहन ने सिर हिलाया, फिर चिंता भरे स्वर में कह उठा, मेरे ख्याल में जगन भाई को साथ रखना खतरे से खाली नहीं। गॉडफादर दल सिंह पाड़ा ने इस मामले में दखल दिया तो तुमसे जो कहा है सिर्फ वही करो। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा तो जगमोहन खामोश हो गया, लेकिन सुनीता बोल पड़ी, गॉडफादर दल सिंह पाड़ा? स्वर में चौंकाहट थी। इसका हमारे काम से क्या लेना देना? देवराज चौहान ने सुनीता को सब कुछ बता दिया। चाहे जो भी हो, जगन भाई के हमारे साथ काम करने से दल सिंह पाड़ा को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अगर हुआ भी तो जगन भाई से होगा। हमें वह भला क्यों परेशान करने लगा? सुनीता ने जवाब दिया, इस वक्त इस बेकार के मसले पर बात करने का कोई फायदा नहीं है। कहकर देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तुम कल बलबीर सिंह और जगन भाई को यहाँ आने के लिए बोल देना। 6 दिन का हमारे पास वक्त है। इस बीच हमें काफी काम निपटाने हैं। फिर योजना के मुताबिक बैंक डकैती के काम को अंजाम दिया जाने लगा। बिना किसी खतरे के डकैती सफल हो गई। 1,60,00,000 रुपया हाथ में आ गया। परंतु अब अचानक इस प्रकार सुनीता का तीसरे बोरे में भरे नोटों के साथ लापता हो जाना उसके लिए वज्रपात से कम नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो गया है। गहरी सांस लेकर देवराज चौहान यादों के भंवर से बाहर निकला। कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, रात के 10 बज रहे थे। जगमोहन को जगन भाई के बारे में छानबीन करने गए घंटा भर हो चुका था। दोस्तों, एपिसोड नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है, जो कि इस कहानी का प्रीक्वेल था। अब कहानी अपनी करंट सिचुएशन से आगे बढ़ेगी। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड नंबर 4 में, जो कि संभवतः इसका क्लाइमेक्स पार्ट होगा। थैंक यू।